नमस्कार प्यारे बच्चों, गणित शिक्षण के इस क्लास में आपका एक बार स्वागत है। आप सब प्रिंस आरएस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर इन वीडियो का आनंद ले रहे हैं। मैंने पिछली क्लासों में आप सब से गणित शिक्षण के बारे में बातचीत की। आज फिर मैं आपसे गणित शिक्षण विधियों के उद्देश्यों के बारे में, जो पिछली क्लास में अपन ने उद्देश्य की बात की थी वो सामान्य उद्देश्य थे। आज मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो है गणित शिक्षण के प्राप्य उद्देश्य कौन से हैं। कौन से उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे? गणित शिक्षण के प्राप्य उद्देश्य क्या हैं? प्राप्य उद्देश्य तो देखिए साथियों, जो कक्ष में शिक्षक अपने छोटे उद्देश्यों को लेकर आता है, जिन उद्देश्यों के साथ कक्ष में अपने शिक्षण कार्य की शुरुआत करता है, बच्चों को किस प्रकार आगे की चीज़ें सिखाई जानी चाहिए, इन सब चीज़ों को लेकर शिक्षक जब क्लास में आता है और जिन जिन उद्देश्यों को वो यहाँ पूर्ण करवाने की कोशिश करता है, वो शॉर्ट टर्म के जो उसके एम होते हैं, जो उद्देश्य होते हैं, जो गोल होते हैं छोटे, उन उद्देश्यों को प्राप्य उद्देश्य कहा जाता है। समझ में आ गई होगी ये बात, ये ध्यान रखना। मैंने इन दोनों में डिफरेंस आपको पहले ही बता दिया है। अब ये प्राप्य उद्देश्य मैं अलग अलग वर्गों में आपको डिवाइड करके पढ़ाऊंगा कि किन किन विद्वानों ने किन किन प्रकार का उद्देश्य बताया है, उन सब की बात अपन करेंगे। लेकिन एक सामान्य वर्गीकरण जिसको मैं कहता हूँ, पहले मैं उनकी बात करूँगा, उसके बाद ब्लूम का वर्गीकरण है, जैसे एनसीईआरटी का वर्गीकरण है, इन सब के वर्गीकरण की मैं आपसे एक एक करके चर्चा करने जाऊँगा। अब यहाँ सबसे पहली बात मैं सामान्य जो चर्चा है उससे शुरुआत करना चाह रहा हूँ आपसे। सबसे पहले उद्देश्यों के वर्गीकरण में सामान्य वर्गीकरण आपके सामने मैं रख रहा हूँ। सामान्य वर्गीकरण, ठीक है। सामान्य वर्गीकरण का मतलब है ये सब लोगों का मिलाकर जो वर्गीकरण है उसमें कौन कौन से उद्देश्य समाहित हैं और व्यवहार में कौन सा परिवर्तन होगा, उस पर बातचीत करेंगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण ब्लूम का वर्गीकरण है, जो हर परीक्षा में वहाँ से एक सवाल आता है। लेकिन यही बातें जो मैं अब इसमें बताऊंगा वही बातें वापस आएगी, तो इन सब चीज़ों को ध्यान से सुनना आपको। सबसे पहले देखिए, एक नंबर का जो उद्देश्य है वो है आपका ज्ञान। क्या है? ज्ञान। इनको क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स। क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स भी इनको कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। कक्ष के जो उद्देश्य हैं, कक्ष के उद्देश्य, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए, सबसे पहले आता है आपका ज्ञान, नॉलेज। क्या चीज होती है नॉलेज? अब नॉलेज में क्या क्या आता है और किस प्रकार के उद्देश्यों को समाहित किया जाता है। बच्चे किसी भी विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं। भाई क्या करते हैं? ज्ञान प्राप्त करते हैं। भाई कौन से उद्देश्य शिक्षक लेकर आएगा? सबसे पहले तो वो उद्देश्य मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये शिक्षक के दिमाग में होते हैं। इसके बाद यहाँ व्यवहारगत, छात्र के व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा? व्यवहारगत परिवर्तन, व्यवहारगत परिवर्तन कौन सा होगा, उस परिवर्तन के बारे में मैं यहाँ लिखूंगा नीचे। समझ जाओगे आप सब शायद। सबसे पहले ज्ञानात्मक जो उद्देश्य है, ज्ञान आधारित जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य में शिक्षक के मेन टारगेट होता है उसको ज्ञान प्रदान करना। बच्चे क्या करेंगे? ज्ञान को प्राप्त करेंगे। जैसे कोई परिभाषा है, उस परिभाषा को बच्चे याद करेंगे। कोई नियम है, उस नियम को बच्चे याद करेंगे। कोई सिद्धांत है, उस सिद्धांत को याद करेंगे। कोई सूत्र है, उस सूत्र को बच्चे क्या करेंगे? याद करेंगे। अब याद करने के बाद क्या होगा? उनके व्यवहार में परिवर्तन किस प्रकार होगा? व्यवहार में परिवर्तन होगा कि बच्चे पुनः स्मरण कर सकेंगे उसका। क्या कर सकेंगे? पुनः स्मरण कर सकेंगे। ये ध्यान रखिएगा, बच्चे उनको दोबारा से याद कर सकते हैं। ये उनके व्यवहार में परिवर्तन होगा। किसके कारण? नॉलेज के कारण, ज्ञान के कारण। इसके बाद देखिए, किसी भी चीज में, जैसे आपके पास यहाँ छोटी क्लास के बच्चे हैं, वो बच्चे जोड़ सीख पाएंगे, घटाव सीख लेंगे, ठीक है, और यहाँ गुणा सीखेंगे,
भाग सीखेंगे, ये सब ज्ञान के अंदर आएगा। ठीक है, छोटी क्लास के बच्चों को ये चीज़ें सिखाई जा सकती है ज्ञान के माध्यम से। टीचर का ये उद्देश्य है कि वो बच्चों को जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि का क्या करे, ज्ञान प्रदान करेगा। बच्चे उन चीज़ों को जल्दी से सीख जाएं। ये दोबारा से व्यवहार में परिवर्तन होगा। जब भी इनको जरूरत पड़ेगी बच्चे क्या करेंगे, उसका पुनर्स्मरण कर सकेंगे। ठीक है, प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, उनकी पहचान कर सकेंगे। और क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ, प्रत्यास्मरण, पुनः स्मरण का मतलब प्रत्यास्मरण भी लिख सकते हो, प्रत्यास्मरण, प्रत्यास्मरण कर सकेंगे बच्चे यहाँ। फिर बच्चे और क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। कैसे, मान लो आपने कोई सवाल डाल दिया बच्चे को 2, 2, 4, 6 और आपने एक निशान ऐसे लगा दिया, फिर एक ऐसे लगा दिया 2, 6, 1, 3 और यहाँ लिख दिया ये वाला। फिर एक सवाल आपने ऐसे लिखा 2, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3 और यहाँ ये लिखा। फिर आपने एक सवाल ऐसे लिखा, ठीक है, 27/3। अब बच्चे क्या करेंगे, जब बच्चों को आपने सिखाया है, उसका ज्ञान प्रदान किया है, बच्चों को अगर आपने इसका ज्ञान दे दिया है, तो अब 26 में से ये चिन्ह लगा हुआ देखकर बच्चे समझ जाएंगे कि उनको क्या करना है, घटाव करना है। ये चिन्ह लगा हुआ देखकर बच्चे समझ जाएंगे कि उनको क्या करना है, जोड़ करना है। इन संख्याओं के जोड़ के बारे में कहा गया है। ये संख्या देखकर बच्चे समझ जाएंगे कि इसका क्या करना है, गुणा करना है। इसको देखकर बच्चे ये सीख जाएंगे कि यहाँ क्या करना है, आपको भाग देना है। ये काम किसका है, ज्ञान का है। ज्ञानात्मक जो उद्देश्य शिक्षक लेकर आता है, उसका पहला टारगेट यही होता है कि बच्चे को जो मैं पढ़ाऊं वो चीजें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। बच्चे उनको कंठस्थ कर सकें। दोबारा जब वो चीजें उनके सामने आए तो उनके व्यवहार में ये परिवर्तन होना चाहिए कि बच्चे उनको दोबारा से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, पहचान सकते हैं उनको। अगर आपने मान लो कभी बताया बच्चों के सामने इस प्रकार के चिन्ह का क्या मतलब है, ठीक है, तो बच्चे दोबारा से, आपने जो भी आकृति बच्चों के सामने बताई है कि ये किस प्रकार की आकृति है, ये किस प्रकार की आकृति है, ये किस प्रकार की आकृति है, अगर आप बच्चों को कोई भी पहचान करवाना चाहते हो तो आप उन चीज़ों को बच्चों के सामने रखते हो, तो उसका ज्ञान प्रदान करते हो बच्चे को। और बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन क्या होता है कि दोबारा जब वो चीज़ें उसके सामने आती है तो बच्चे उनका पुनः स्मरण करते हैं या उनकी क्या कर लेते हैं, पहचान कर लेते हैं। शायद पहला उद्देश्य आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, बच्चों को इसके साथ साथ शब्दावली भी याद करवा सकते हो आप लोग। दैनिक जीवन में जितनी चीज़ें काम आती है उन सबको भी याद करवा सकते हो। इसके बाद अपना दूसरा जो उद्देश्य है उस पर बात करेंगे अपन। ये सबको समझ में आ गया होगा कि ज्ञान किस चीज़ का प्रदान करना है। गणित के विकास का हो सकता है, गणित के सूत्र का हो सकता है, या जोड़ का, घटाव का, बाकी का, शब्दावली का, परिभाषा का, सिद्धांतों का, इन सब का ज्ञान बच्चे को प्रदान किया जा सकता है। अगला 2 नंबर अपने पास उद्देश्य देखिए क्या है। 2 नंबर का उद्देश्य अपने पास है अवबोध। अवबोध, अवबोध का मतलब आप लोग सब जानते हैं क्या होता है। अंडरस्टैंडिंग आप लोग समझते होंगे, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से टीचर क्या चाहता है, बच्चे में किस चीज़ का अवबोध हो। बच्चे अर्थ को समझते हैं, इसमें तो ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो चीज़ें ज्ञान प्राप्त कर रखी है उसके अर्थ को समझते हैं। अर्थ को क्या करते हैं बच्चे, समझते हैं। ठीक है, टीचर का टारगेट क्या है, जो भी चीज़ उसको सिखाई जाती है किसका अर्थ समझते हैं। यानी गणित के नियम, गणित के नियम, सूत्र, सिद्धांत, इन सब के क्या करते हैं, वो अर्थ को समझते हैं। अर्थ का मतलब है, मान लो आपने उसको जोड़ सिखाया तो अभी तक सिर्फ उसको ये मालूम था कि ऐसे जोड़ होता है, ऐसे घटाव होता है, ऐसे बाकी होती है, मान लो गुणा होता है, ऐसे भाग होता है। ये सब चीज़ें उस समय तक उसने याद कर रखी थी, लेकिन अब इसका क्या मीनिंग है, जोड़ क्यों करते हैं, भाग क्यों करते हैं, गुणा क्यों करते हैं, कब जरूरत पड़ती है इसकी। बच्चे को 10 और 10 दो जगह रुपए दे दो, उससे पूछा जाए कि टोटल कितने रुपए हो गए, तो वो अब उसके अर्थ को क्या करने लग जाएगा, समझने लग जाएगा। किसके माध्यम से, कौन से उद्देश्य टीचर के होंगे जिसके माध्यम से वो ऐसा समझने शुरू हो जाएगा, वो है अवबोध। अवबोध के माध्यम से ये बच्चा आसानी से समझने लग जाता है कि अब उसे क्या करना है, अर्थ को समझने लग जाता है, अंतर करने लग जाता है, तुलना करने लग जाता है। ठीक है, क्या करने और क्या कर सकते हैं, यानी अर्थ को समझ सकता है, वो तुलना कर सकता है, तुलना करना।
फिर क्या कर सकता है, अंतर करना सीख जाता है, अंतर करना। ठीक है, अब इससे व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, व्यवहार में परिवर्तन आया। अब अगर आप एक फॉर्मूला बच्चे के सामने लिखते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपको मालूम है a स्क्वायर 2ab प्लस क्या होता है, b स्क्वायर होता है। ये बच्चे के सामने अगर लिखा जाए तो बच्चा उसके प्रयोग करके, यानी इनकी जगह कोई अलग अलग संख्याएं रखकर दोनों तरफ से बच्चे इसका मान निकाल कर और क्या कर सकता है, वो इसकी जांच कर सकता है, त्रुटि का पता लगा सकता है। बच्चा क्या कर सकता है, त्रुटि का पता लगा सकता है, पता लगाना। ठीक है, इसके बाद और क्या कर सकता है, चीज़ों में अंतर समझना। ठीक है, अंतर करना सीख जाता है। ठीक है, सिद्धांतों की पहचान आप लोगों को ऊपर बता दिया मैंने, वहाँ पहचान सीख जाता है, यहाँ अंतर करना सीख जाता है। इस प्रकार के सभी उद्देश्यों को लेकर धीरे धीरे बच्चा आगे चलना शुरू हो जाता है। दो चीज़ों में तुलना करना सीख जाता है, उनका अनुवाद करना सीख जाता है, उनका वर्गीकरण करना सीख जाता है, उनकी व्याख्या करना सीख जाता है। ठीक है ना, कोई भी दो चीज़ है उनकी क्या करना शुरू कर देता है, यहाँ मैंने वैसे लिख दिया है, लेकिन उसके व्यवहार में क्या होगा, तुलना करने का गुण आ जाएगा, तुलना करना है। फिर उसके व्यवहार में वर्गीकरण का गुण आ जाएगा, वर्गीकरण करना है। जैसे देखिए, मान लो आप बच्चे के सामने लिखते हो 27 की पावर 1/3, बच्चे के सामने लिखते हो आप 25 की पावर 1/2। इन सब चीजों में बच्चा अंतर करना सीख जाएगा कि इन दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या अंतर है। किसके माध्यम से सीखेगा, ये सारा काम अवबोध के माध्यम से सीखेगा। वो अवबोध अगर उसे हो जाएगा, याद की हुई चीजों का अंडरस्टैंडिंग उसके दिमाग में विकसित हो जाएगी, तो उसके बाद वो त्रुटि का पता लगाना सीख जाएगा, अंतर करना सीख जाएगा, तुलना करना सीख जाएगा, वर्गीकरण करना सीख जाएगा और त्रुटि को ठीक भी कर लेगा वो। ठीक है ना, त्रुटि को सही करना, त्रुटि को सही करने का काम भी करने लग जाएगा। अब देख लीजिए, दो मैंने आपके सामने व्यवहारगत जो सामान्य उद्देश्य हैं गणित शिक्षण के, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। पहला है ज्ञान, दूसरा क्या है, अवबोध। ज्ञान से क्या होगा, ज्ञान प्राप्त करेगा बच्चा। किसका ज्ञान प्राप्त करेगा, मैंने इतना ही लिखा है, ज्ञान प्राप्त करेगा। जो भी चीज़ आप पढ़ा रहे हो गणित में, चाहे आप लोग जोड़ पढ़ाओ, गुणा पढ़ाओ, बाकी पढ़ाओ, उसे सामान्य मात्राओं के बारे में बताओ, चाहे मात्रकों के बारे में बताओ, चाहे राशियों के बारे में बताओ, चाहे पैसे के बारे में बताओ, चाहे समय का जोड़ बताओ, उसे दशमलव जोड़ बताओ, उन सब चीजों को बच्चा पहले वाले में याद करता है बस, उसे और कोई मतलब नहीं है। क्या करता है, याद करता है। फिर व्यवहार में परिवर्तन है कि जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो क्या कर लेगा, उनको या तो दोबारा से याद कर लेगा, यानी अपनी स्मृति में जो है उनका प्रत्यास्मरण करेगा, या उनकी क्या करेगा, वो पहचान करेगा। इसके बाद मैंने लिखा है आपके सामने अवबोध। अवबोध का मतलब है बच्चा अब उसका क्या करेगा, अर्थ समझने लग जाएगा। गणित के नियम हैं, सूत्र हैं, सिद्धांत हैं, जो भी फॉर्मूला हैं, इन फॉर्मूले के अर्थ को समझना शुरू हो जाएगा। जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर का मान तो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन इसका अर्थ क्या है, अर्थ यह कि इन दोनों चीजों को, सेम राशि को दो बार अगर गुणा किया गया, बीच में प्लस का निशान है, उन्हीं सेम चीजों को गुणा किया गया, तो आप क्या कर सकते हो, पहले का वर्ग कर सकते हो, दूसरे का वर्ग कर सकते हो, दो से दोनों को गुणा कर सकते हो, और इन सब को जोड़ोगे तो इनका मान आपस में हमेशा क्या आता है, बराबर आता है। फिर बच्चा इस प्रकार की अलग अलग चीजें होती हैं, उनमें अंतर करना सीख जाता है, उनका वर्गीकरण करना सीख जाता है, उनकी तुलना करना सीख जाता है, उनमें अंतर करने लग जाता है, त्रुटि का पता भी लगा लेता है और त्रुटियों को क्या कर लेता है, ठीक भी कर लेता है। इसके बाद देखिए अगले उद्देश्य की बात करेंगे, ये सब आपने लिख लिया होगा यहां से आगे। इसके बाद देखिए अगला क्या है, कम से कम 7-8 उद्देश्य आपको याद करने पड़ेंगे यहाँ, और एक एक करके मैं उन सब उद्देश्यों के बारे में बातचीत करता जा रहा हूँ। आपको इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लेना है भाई, ठीक है ना। यहाँ दोबारा लिख देता हूँ मैं, प्राप्य उद्देश्य कौन कौन से, मैंने 2 बता दिए। अब बात करते हैं अपन तीसरे की। तीसरा प्राप्य उद्देश्य जो अपने पास है वो है कौशल। क्या है, कौशल, कौशलात्मक कह दो, कौशलात्मक उद्देश्य इसे कहते हो आप लोग। स्किल लिख सकते हो, स्किल। अब स्किल में क्या होता है, बच्चा क्या करेगा स्किल से, स्किल कैसे विकसित होगा। अब बच्चा गणना करना लग जाएगा, ज्यामितीय आकृति बनाने लग जाएगा, लेखा चित्र खींचने लग जाएगा, सारणी बनाने लग जाएगा, इसमें निपुणता हासिल कर लेगा। ठीक है, बच्चा क्या करेगा, अब बच्चा, टीचर का उद्देश्य है कि उसे गणना करनी आनी चाहिए, क्या करने लग जाएगा, गणना करना सिखाना है उसका। फिर रेखा चित्र बनाना, फिर
आरेख बनाना, फिर ज्यामितीय आकृतियां बनाना, ज्यामितीय आकृति बनाना। अब देखो, जब बच्चा पहले ज्ञान ग्रहण करेगा, फिर अंडरस्टैंडिंग विकसित होगी, अंडरस्टैंडिंग के बाद उसमें उसका कौशल आएगा, यानी उसका स्किल डेवलपमेंट होगा। स्किल डेवलपमेंट होगा तो क्या करेगा बच्चा? गणना करना। गणना करने का मतलब क्या है? देखो, बच्चा क्या करेगा? सामान्य व्यवहार में काम आने वाले जोड़, घटाव, गुणा, भाग को मौखिक रूप से करने लग जाएगा। अब उसका स्किल अगर डेवलपमेंट हो गया है कि वो गणनाएं आसानी से कर सकता है, तो अब बच्चा मौखिक रूप से उन चीज़ों को करने का क्या करेगा? प्रयास करेगा, और अपने साथियों के साथ भी इस प्रकार के अभ्यास करने की वो क्या करेगा? कोशिश करेगा। इसके साथ साथ वो ज्यामितीय आकृति बनाने लग जाएगा, ज्यामितीय आकृति का मॉडल बनाएगा। वो क्या करेगा? मॉडल बनाने लग जाएगा। अब वो घर पे कोई भी अगर खराब वस्तु पड़ी है तो उसको काट कर और ऐसी वस्तुएं बनाने सीख जाएगा जो उसके गणित के क्षेत्र में उसकी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। जैसे आयत बनाएगा, वर्ग बनाएगा, घन बनाएगा, घनाभ बनाएगा। इस प्रकार की चीज़ों में वो क्या करना शुरू कर देगा? आसानी से पहचान करना शुरू कर देगा, उसके तरीके से वस्तुओं को बनाना शुरू कर देगा। इसके बाद मैंने लिखा है कि आलेख बनाना या रेखा चित्र खींचना। जैसे आप लोग जानते हो, इस प्रकार के कई आलेख आपने पढ़े होंगे, आयतीय, वर्गाकार, और ये सब जो चित्र हैं, इस प्रकार के चित्रों को क्या करना शुरू कर देगा? वो बनाना शुरू कर देगा। प्लस इसमें अंतर करना भी वो क्या कर जाएगा? समझ जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, स्किल का माध्यम ये है कि जो चीज़ उसने पहले सीखी है, फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग विकसित की है, अब वो काम खुद करने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। घर पे पड़ी हुई वस्तुओं का या अन्य वस्तुओं से वो अलग अलग प्रकार की चीज़ों को बनाने का क्या करेगा? प्रयास करेगा, और वो भी किस चीज़ से संबंधित होगी? गणित से संबंधित चीज़ों को बनाने का वो क्या करेगा? प्रयास करेगा। शायद ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अगले उद्देश्य की ओर मैं बढ़ता हूँ आपके सामने। अगला उद्देश्य अपना यहाँ रहेगा, वो है 4 नंबर। 4 नंबर जो उद्देश्य है वो है आपका उपयोग कह दो या प्रयोगात्मक कह दो, प्रयोग कह दो, ठीक है। यानी यूज क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, या इसको ज्ञानोपयोग कह दो। चाहे आप लोग ज्ञानोपयोग, जो ज्ञान उसने सीख रखा है अब उसका उपयोग करेगा। एप्लीकेशन लिख सकता हूं मैं यहाँ, एप्लीकेशन। अब उसकी एप्लीकेशन अप्लाई करेगा वो सीखी हुई चीज़ों का, और किस पर अप्लाई करेगा वो ध्यान रखना है। अब समस्याओं को हल करना उसका टारगेट रहेगा। समस्याओं को हल करना, समस्याओं को हल करने की वो कोशिश करेगा। टीचर का ये टारगेट है कि अब उसके सामने इस प्रकार की समस्याएं रखना और देखना क्या वो समस्याओं को हल कर पाता है या नहीं कर पाता। लेकिन उसके व्यवहार में ये अगर उद्देश्य लेकर शिक्षक चला है कि अब वो समस्याओं का समाधान करना चाहिए, तो जिस प्रकार के गणित की समस्याओं का समाधान निकालना। अब उसको अपनी विषय वस्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या आप उसके सामने प्रस्तुत करो, यदि उसमें ज्ञानोपयोग नाम के उद्देश्य का शिक्षक पूर्ति कर पाया है, तो वो गणित में आने वाली अपनी समस्याओं का धीरे धीरे क्या करेगा? समाधान करने लग जाएगा। समस्या का विश्लेषण करेगा कि किस प्रकार की समस्या दे रखी है और उसका हल क्या होगा। समस्या का विश्लेषण करेगा। समस्या के बारे में क्या दिया हुआ है, क्या हल होगा, क्या दिया गया है और हल क्या होगा, हल
क्या होगा, इसके बारे में वो क्या करेगा, जानने लग जाएगा। कोई भी गणितीय समस्या अगर उसे दे रखी है तो वो उसके बारे में उसका विश्लेषण करेगा। विश्लेषण का मतलब पहले उस समस्या को देखेगा कि इस समस्या में अपने को क्या दे रखा है और किस प्रकार इसका हल निकालना है। बहुत अच्छे ढंग से वो हल को क्या कर सकता है, प्रस्तुत कर सकता है। तो अपने को ध्यान रखना है कि ज्ञानोपयोग जो आपका है या उपयोग है या प्रयोग है, एप्लीकेशन जो है, इनमें समस्या का हल करवाना शिक्षक का उद्देश्य है और बच्चा उन समस्याओं का हल भी निकाल लेता है और उनका क्या कर लेता है, विश्लेषण भी कर लेता है। इसके साथ साथ तथ्यों की उपयुक्तता और अनुपयुक्तता की वो जांच भी कर लेता है। समस्याओं को हल करने के लिए वो सही प्रकार के सूत्र का चयन करता है, यानी सूत्र का क्या करता है, चयन करता है। यानी एक तो आपका है निरूपण। निरूपण का मतलब है किसी चीज को डिनोट करना, किस प्रकार उसको डिनोट किया जाए। एक आता है आपके पास चयन करना। अब वो दी गई समस्या के हिसाब से अपने सूत्र का चयन करेगा। दी गई समस्या के अनुसार सूत्र का चयन करेगा। अब बच्चे को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस सवाल में ये फॉर्मूला लगेगा। मान लो आप साधारण ब्याज पढ़ाया बच्चे को, आपने साधारण ब्याज, ठीक है, आपने एसआई बच्चे को पढ़ा दिया कि किस प्रकार निकालते हैं। अब बच्चे को जब भी एसआई से रिलेटेड आप जो भी सवाल दोगे, मान लो उसमें एसआई ज्ञात कर रहे हैं, तो बच्चा अपने आप क्या करेगा, ये डिसाइड करेगा कि इसमें ये फॉर्मूला लगाना है, ये नियम लगाना है, ये सूत्र लगाना है, इस प्रकार के सिद्धांत पर ये सवाल हल होगा। ये चीज किस उद्देश्य की पूर्ति करेगा, ये ज्ञानोपयोग नाम के उद्देश्य की क्या करेगा, पूर्ति करेगा। इसके साथ साथ निष्कर्ष भी निकाल सकता है, वो विवेचन भी कर सकता है, भविष्यवाणी भी कर सकता है। इसके साथ साथ उसमें आत्मविश्वास से समस्या को हल करने की प्रवृत्ति भी आएगी। प्राप्त हल की व्याख्या भी वो कर पाएगा। कंप्यूटर की सहायता से भी समस्या को हल कर सकता है और सुझाव भी दे सकता है और सत्यापन भी कर सकता है। अपने को यही ध्यान रखना है साथियों कि ये सारे काम बच्चे किसके माध्यम से करेगा, ज्ञानोपयोग के माध्यम से करेगा। निरूपण कर सकता है, चयन कर सकता है, विश्लेषण कर सकता है, समस्या को हल कर सकता है और इसके साथ साथ उस समस्या की व्याख्या भी कर सकता है। बच्चा क्या कर सकता है, व्याख्या भी कर सकता है। लेकिन ये सब किसके माध्यम से करेगा, बच्चा किस उद्देश्य की पूर्ति होने के बाद करेगा, तो ज्ञानोपयोग उद्देश्य एप्लीकेशन जो है वो उसके बाद करेगा। अब देखिए प्यारे साथियों, मैंने आपको कौन कौन से बताए। पहला स्किल में क्या होगा, बच्चे की गणना अच्छी हो जाएगी, अच्छा करना ही शिक्षक का उद्देश्य रहेगा। रेखा चित्र बनवाने और रेखा चित्र को अब वो स्वयं बनाए, इस प्रकार का कौशल। आरेख खींचना, ज्यामितीय आकृतियां बनाना। बच्चा व्यवहार में परिवर्तन ये होगा कि सामान्य व्यवहार में भी वो काम आने वाले गुणा जोड़ बाकी जो भी है उनको जल्दी जल्दी करना सीखेगा और वो अन्य लोगों से ये कहेगा कि मेरी परीक्षा ली जाए। फिर ज्यामितीय मॉडल बनाना, उनकी आकृतियों का निर्माण करना, हर जगह गणित ही देखना, ये उसमें हो पाएगा स्किल के माध्यम से। बनाना चाहे कोई भी चीज हो जिसमें क्रियात्मक सृजनात्मक काम होगा, वो सारा का सारा हमेशा ध्यान रखना स्किल जो उद्देश्य होगा आपका उसी के अंतर्गत आएगा। इसके बाद है ज्ञान का उपयोग। जो चीजें उसने सीख रखी है उनका समस्या का समाधान करने में अपन किस प्रकार उपयोग लेते हैं। मान लो कहीं जाते हैं अपन और गाड़ी लेकर जाते हैं, रोड पर एक गड्ढा आ गया, तो अब उस समस्या का समाधान किस प्रकार किया जाए, या तो गाड़ी को दूसरे रास्ते से लेकर जाया जाए या उस गड्ढे को कैसे भरा जाए ताकि गाड़ी अपनी आसानी से निकल जाए। समस्या प्रस्तुत होने पर उसका समाधान खोजना ही ज्ञानोपयोग कहलाता है। यानी ज्ञान का उपयोग कहाँ करना है, जो चीजें आपने जीवन में सीख रखी है उनका उपयोग कैसे किया जाना है, वही ज्ञानोपयोग है। गणित की चीजें जो आज तक शिक्षक ने सिखाई है उसका उपयोग वो कहाँ करता है, समस्या प्रस्तुत होने पर समस्या का विश्लेषण करना, उसका समाधान निकालना, उसका निरूपण करना, उसका चयन करना, इन सभी प्रकार के उद्देश्यों की यहाँ क्या होती है, उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो चलते हैं अपन अगले उद्देश्य की ओर, देखते हैं अगला उद्देश्य क्या है। मैंने 4 उद्देश्य अब तक आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं और 5वां उद्देश्य अपन अभी देखते हैं कि किस प्रकार का उद्देश्य आपके सामने है और उनमें कौन कौन से व्यवहारगत परिवर्तन बच्चे के होते हैं। अगला उद्देश्य अपने पास रहने वाला है प्यारे साथियों, अभिरुचि। कौन सा? 5 नंबर, अभिरुचि। अभिरुचि या कई जगह सीधा लिखा हुआ आता है रुचि। इंटरेस्ट जिसको अपन कहते हैं,
इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट जो है इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होगी? गणित के प्रति रुचि का विकास होता है बच्चे पे, गणित के प्रति रुचि पैदा करना। उद्देश्य क्या है? गणित के प्रति रुचि पैदा करना। अब होता क्या है उद्देश्य की पूर्ति होने पर? होता यह है कि गणित से संबंधित जितने भी पत्र पत्रिकाएं हैं, नई नई पुस्तकें हैं, नए नए समाचार पत्र हैं, नए जो मैगजीन गणित की निकलती है, उन सबको वो एकत्रित करने की कोशिश करता है, उनका संग्रह करता है। यानी व्यवहारगत परिवर्तन क्या है? गणित की पत्र पत्रिकाओं एकत्रित करना शुरू कर देता है। एकत्रित करना, अलग अलग गणितीय पुस्तकों को पढ़ना, देखो सीधी सी बात आप लोगों को मैं एक ही बताना चाह रहा हूं प्यारे साथियों, कि गणित में जब रुचि उसकी पैदा हो जाएगी, एक ही सवाल को वो अलग अलग ढंग से करने की कोशिश करेगा, उसके साथ साथ वो और नए तरीकों की खोज करने की कोशिश करेगा। एक ही चीज को अलग अलग जो पाठ्य वस्तुएं हैं, जो उसके पास सामग्री उसमें किस प्रकार दे रखी है, गणित में आने वाले नए नए शोध क्या हैं। अगर छोटी क्लास का बच्चा है तो भी वो अपने स्टैंडर्ड से ऊपर के स्टैंडर्ड की चीजों को सीखने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। अलग अलग प्रकार की पुस्तकालय में जो पुस्तकें हैं उनका अध्ययन करने की कोशिश करेगा, और वो कोशिश करेगा कि ये सारी चीजें हमारे पास रहे। यानी गणित से रिलेटेड अच्छी अच्छी पुस्तकों को वो अपने पास एकत्रित करने की क्या करता है? कोशिश करता है। आप भी समझ लीजिए, जब अपनी किसी चीज में रुचि होती है तो अपन क्या क्या करते हैं? वही काम गणित में अगर किसी की रुचि होगी तो वह भी यही काम करेगा। जैसे आंकड़ों को एकत्रित करना, पुस्तकों को एकत्रित करना, और फिर इसके साथ साथ पहेलियों को भी वो हल करता है। व्याख्यान माला के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें भी वो हिस्सा लेता है। यहाँ लिख देता हूं मैं, पहेलियों को हल करना, पहेलियों को हल करना, गणित से संबंधित, गणित विषय से संबंधित व्याख्यान माला में भाग लेना। गणित से जुड़ी हुई विषय वस्तु पर वो क्या करता है? हमेशा अग्रसर रहने की कोशिश करता है, नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करता है। अब देखिए, मैंने पहला उद्देश्य आपके सामने लिखा अभिरुचि। अभिरुचि का मतलब, वो रुचि का मतलब क्या है? कि बच्चे किसी भी चीज़ को सीखने में ज़्यादा उत्सुकता दिखाता है, उसके प्रति उसका आकर्षण होता है। नई पत्र पत्रिकाएं इस विषय वस्तु से जब भी देखता है तो वो किसी से पूछता है कि ये किससे रिलेटेड है, इसमें नया क्या आया है। छोटे स्टैंडर्ड के जो भी बच्चे हैं, जैसे उच्च प्राथमिक के बच्चे हैं या माध्यमिक स्तर के जो बच्चे हैं, वो भी अगर गणित से रुचि रखते हैं, गणित के प्रति, तो गणित अच्छी कैसे सीखी जा सकती है, जल्दी कैसे सीखी जा सकती है, एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से किस प्रकार हल किया जा सकता है, और आंकड़ों को एकत्रित कैसे किया जा सकता है, गणित से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को कहाँ से एकत्रित करें, इस प्रकार की तमाम चीज़ों के प्रति वो क्या दिखाते हैं? रुचि दिखाते हैं। पहेलियों को हल करना है, गणित विषय के संबंधित व्याख्यान मालाओं में भाग लेना है, वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेना, ये सब उसके जहन में आती है। गणित से संबंधित कभी भी कहीं भी कोई भी आयोजन होता है तो वो बच्चा हमेशा क्या रहता है? आगे रहता है। ये रुचि जो अपना अभिरुचि जो उद्देश्य है उसके अंतर्गत आता है। इसके बाद मैं बात करना चाह रहा हूं आपसे 6 नंबर अपना जो उद्देश्य है उसके बारे में। 6 नंबर अपना है सलाहगा कह दो, चाहे आप अनुभूति कह दो या प्रशंसा कह दो, ठीक है। यानी सलाहगा लिखा हुआ आता है कई बार, सलाहगा, इसको मैं लिख सकता हूँ प्रशंसा, प्रशंसात्मक कहते हो आप अपनी भाषा में इसे। सलाहगा, प्रशंसा, ये सब एक ही वर्ड के अलग अलग नाम मैंने लिखे आपके सामने। अनुभूति कह दो, एप्रिसिएशन अपन कहते हैं इसे, अनुभूति लिख सकता हूँ मैं यहाँ, अनुभूति, 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 इसको एप्रिसिएशन कहते हैं, एप्रिसिएशन। इसमें क्या होगा देखिए, वो गणित के टीचर के प्रति अपना आकर्षण प्रकट करेगा, गणित के टीचर में वो रुचि लेगा।
अपने जो भी शिक्षक उसको गणित पढ़ाते हैं उस गणित के शिक्षक के प्रति उसका लगाव अलग से रहेगा। वो उनके प्रति हमेशा एक दार्शनिक प्रकार का विचार प्रस्तुत करेगा, अपने शिक्षकों का वो सम्मान करेगा। गणित के जो भी टीचर अच्छा काम कर रहे हैं उन सब के वो अपनी डायरी में नाम मेंटेन करता है, उनके संबंधित जानकारियों को भी एकत्रित करने की कोशिश करता है। गणित से संबंधित कटिंग को भी वो काटता है, उनको भी एक डायरी के माध्यम से वो तैयार करता है। इस प्रकार की तमाम चीज़ें वो किसके माध्यम से करता है? जब उसका कौन सा उद्देश्य होता है, शलाघा या प्रशंसा होता है, वो गणित के शिक्षक की भी प्रशंसा करता है। आधुनिक सभ्यता के विकास में गणित के महत्व की वो क्या करता है? सराहना करता है। गणित के महत्व को प्रकट करता है। गणितीय सभ्यता की प्रशंसा करता है। इसके साथ साथ देखिए, गणित शिक्षक की प्रशंसा करता है। गणित शिक्षक की प्रशंसा करता है। अब गणित से संबंधित गणित की कटिंग एकत्रित करता है तथा उसके महत्व को बताता है। ये सब जो चीज़ें हैं वो किसके माध्यम से प्रकट होती है प्यारे बच्चों? ये सब के सब शलाघा या प्रशंसा की विषय, जहाँ भी प्रशंसा से जुड़ा हुआ, महत्व से जुड़ा हुआ, उसकी उपयोगिता से जुड़ा हुआ जहाँ भी कोई उद्देश्य आपसे पूछा जाता है तो वो याद रखना शलाघा या एप्रिसिएशन या अनुभूति के अंतर्गत आते हैं। ये सब के सब उद्देश्य आपके सामने जो मैंने लिखे हैं, इनमें और भी उद्देश्य शामिल किए जा सकते हैं, जैसे निरीक्षण और उपयोगिता हो सकती है, जैसे आनंद की अनुभूति है, सूक्ष्म भाषा प्रतीकों के महत्व को समझना है, गणितों के जीवन में व्याप्त परिश्रम और लगन को श्रद्धा के सामने प्रकट करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आती है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जैसे गणित के शिक्षक का परिश्रम, ठीक है, परिश्रम जो है उसकी प्रशंसा करता है वो, कि हमारा शिक्षक इतना परिश्रमी है, इतना लगनशील है, इतना मेहनतशील है। इस प्रकार की तमाम चीज़ों की वो क्या करता है? प्रशंसा करता है। सबके सामने उसके महत्व को प्रकट करता है, उसकी उपयोगिता को सबको बताता है। ये सारे के सारे जो उद्देश्य हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो शलाघा या अनुभूति के अंतर्गत आते हैं। और अभिरुचि में क्या होता है? अभिरुचि में आपके सामने उसके प्रति रुचि दिखाता है, किसी चीज़ के प्रति उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की, सिखाने की कोशिश करता है तो वो उसमें रुचि लेता है। प्रशंसा का मतलब उसकी उपयोगिता, उसके महत्व को बखान करता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब छोटी सी बात आपके सामने 2 पॉइंट में और डिस्कस करना चाह रहा हूँ, उसके बाद ये मैं उद्देश्य वाला जो सामान्य वर्गीकरण है वो आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। 2 छोटे छोटे और हैं। एक तो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसे कहते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से क्या होता है? एक है व्यक्तित्व के लक्षण। 2 छोटे छोटे टॉपिक और हैं, उनको पूरा कर देता हूं मैं। अगला आप लोगों के पास है, यहाँ अगला उद्देश्य जो है उसमें देखिए क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से क्या करते हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से यही है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते किसे? पहली बात तो आपके दिमाग में ये होनी चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं जब भी किसी नई चीज़ का सृजन करना है, नई चीज़ का विकास करना है, नई चीज़ का उद्भव करना है, नई चीज़ की जानकारी लेना है, किसी भी प्रकार के सृजनात्मक कार्य को छोड़कर सीधी सीधी नई बात लोगों के सामने प्रस्तुत की जाती है तो वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। किसी समस्या के समाधान को लेकर जिसका अभी तक कोई हल किसी ने प्रस्तुत नहीं किया, वो नई चीज़ लोगों के सामने प्रकाश में लाना ही क्या कहलाता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहलाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब हो गया, अब बच्चे के दिमाग में ये आना शुरू हो जाएगा कि गणित में अगर 2 + 2 होता है 4 तो ऐसा क्यों होता है? a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b² होता है तो क्यों होता है?
किसी भी आयत की आकृति ऐसे ही क्यों बनती है। विज्ञान से संबंधित या गणित से संबंधित तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं अब वो बच्चे के जहन में आनी शुरू हो जाती है। एक अगला जो आपका उद्देश्य है उसका नाम भी मैं लिख देता हूँ यहाँ साथ में, व्यवहार, व्यक्तित्व के लक्षण, व्यवहार या व्यक्तित्व के लक्षण, व्यक्तित्व के लक्षण। व्यक्तित्व के कौन से लक्षण, किन किन चीज़ों में उसमें सुधार किया जा सकता है, वो होते हैं व्यक्तित्व के लक्षण। तो देखिए प्यारे साथियों, आप लोगों को सबसे पहले तो समझना है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विश्व और भारत के गणितज्ञों के द्वारा किए गए कार्यों का क्या करता है, वो अध्ययन करता है। वैज्ञानिक भ्रमण तथा यात्रा करता है, विज्ञान के क्लब में जाना, विज्ञान के मेलों में जाना, प्रदर्शनियों में जाना, संग्रहालयों में जाना, नेतृत्व की क्षमता का क्या करना, विकास करना, और गणित के जो सिद्धांत है, नियम है, उनको क्या करता है, स्वीकार करता है। और व्यक्तित्व के जो लक्षण हैं उनमें भौतिक और सांस्कृतिक विकास के लिए गणित के योगदान को आवश्यक समझता है। नियमितता, समय पाबंदी, नैतिकता का गुण, स्वस्थता, क्रियात्मक, धैर्य, सत्य के प्रति निष्ठा, स्पष्ट कथन, एकाग्रता, कंप्यूटर में योगदान, इन सब चीज़ों का वो क्या करता है, निर्धारण करता है। ठीक है, तो अपने को एक एक करके इन सभी चीज़ों को समझ लेनी चाहिए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और व्यक्तित्व के लक्षण पर व्यवहारगत उद्देश्य क्या होते हैं, किस प्रकार इन सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। देखिए सबसे पहले तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब हो गया कि गणित की नवीन खोज में रुचि लेता है वो। गणित खोज, नवीन खोज, सूत्र, सिद्धांतों की ओर आकर्षण और आकर्षण। उसके साथ साथ विज्ञान मेले में जाना, विज्ञान मेले में जाना, गणित क्लब में हिस्सा लेना, गणित क्लब में क्या लेना, हिस्सा लेना, पत्रिकाओं का प्रकाशन करवाना, का प्रकाशन। अभी तक तो वो सिर्फ लोगों की पढ़ी हुई चीज़ों को ही सीख रहा था, लेकिन अब वो क्या करेगा, खुद लोगों को तैयार करेगा इसकी तरफ काम करने के लिए कि भाई हम इतने लोग मिलकर इस प्रकार की पत्रिकाओं को निकाल रहे हैं। गणित में जो भी नई पत्रिकाएं निकलती हैं उनमें अपने आर्टिकल देना, ये सब काम बच्चे क्या करेंगे, उसमें सीखने लग जाएगा। तो ये सब की सब चीज़ें जो हैं वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का हिस्सा है। नई नई चीज़ों को कैसे अपने शिक्षण के क्षेत्र में लाया जा सकता है, उन सब में बच्चे रुचि लेने शुरू हो जाएंगे। व्यवहारगत लक्षण जैसे आप लोगों के पास है तो यहाँ सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, ईमानदारी, ठीक है, और यहाँ समय की नियमितता, नियमितता, इसके साथ साथ कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा, इसके साथ साथ अनुशासन, अनुशासन, इसके साथ साथ स्वच्छता। इन सब गुणों का विकास करना ही किसका उद्देश्य है, एक शिक्षक का उद्देश्य है। तो आपके सामने मैंने बहुत सारे जो नियम हैं, जो उद्देश्य हैं वो प्रकट किए हैं। एक एक करके एक बार दोबारा बोल देता हूँ मैं आपके सामने। देखिए सबसे पहले है ज्ञान। ज्ञानात्मक उद्देश्य कौन से हैं, वो है सबसे अच्छी चीज़ है। शुरुआत हमेशा ज्ञान से होती है, नई नई चीज़ें बच्चों को सिखाना। उसके बाद है अवबोध, अवबोध, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का अवबोध का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग विकसित करना। फिर है प्रयोगात्मक, प्रयोगात्मक या क्रियात्मक या एप्लीकेशन जिसको अपन कहते हैं वो। फिर है कौशल, ठीक है, स्किल कैसे डेवलप किया जाए बच्चे का, उसके बारे में आता है। फिर आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। फिर आता है व्यवहारगत परिवर्तन, व्यवहारगत
परिवर्तन, कौन कौन से व्यवहार में परिवर्तन हुए वो देखने हैं अपने को। ये जो लास्ट मैंने लिखा है व्यक्तित्व के लक्षण या व्यवहारगत क्या है परिवर्तन कौन कौन से हैं। इसके साथ एक आपको पढ़ाया मैंने शलाघा या प्रशंसा, ये सब के सब उद्देश्यों को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है प्यारे साथियों। इन उद्देश्यों की पूर्ति करने का ही उद्देश्य एक शिक्षक के सामने होता है और शिक्षक हमेशा उन उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्या करता है, कोशिश करता है। तो शायद आज आप लोगों को मैंने ये बात बताई है, ज्ञान है, अवबोध है, प्रयोग है, कौशल है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, व्यवहारगत परिवर्तन है, एक और है रुचि जिसको अपन कहते हैं, रुचि या अभिरुचि मैंने लिखा था यहाँ, रुचि या अभिरुचि, और शलाघा, प्रशंसा, उपयोगिता, एप्लीकेशन जिसको मैं कहता हूँ। ये सब के सब उद्देश्यों की पूर्ति करना, इनकी पहचान करना, इनको याद करना, उनमें रुचि लेना, उनके महत्व को बताना, समस्या को हल करना, ये सारे के सारे उद्देश्य एक शिक्षक के सामने होते हैं और इन्हीं उद्देश्यों को लेकर शिक्षक कक्षा कक्ष में क्या करता है, प्रवेश करता है। आज का जो वर्गीकरण था वो सामान्य वर्गीकरण था। अगली क्लास में मैं आपसे बातचीत करूंगा ब्लूम के वर्गीकरण के बारे में। ब्लूम ने ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक और क्रियात्मक यानी ज्ञानेंद्रियों के आधार पर जो उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है उस पर अपन बातचीत करेंगे। तब तक आप इन क्लासों का आनंद लेते रहिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।